प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आप सभी को याद होगा हम 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं और 12th क्लास के फिजिक्स में बच्चों हमारा जो सेकंड पार्ट चल रहा है उसमें हमारी जो यूनिट थर्ड चल रही है। उस यूनिट थर्ड के अंदर हमारा जो चैप्टर नंबर 13 आता है, आपका 13 आता है, नाभिक, है ना, न्यूक्लियस आपका। तो आज का बच्चों हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो तीसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर से रिलेटिव। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है, क्या होती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिवता क्या बताया गया है, किस तरीके से इसमें क्या चीज होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसपे हम कुछ प्रकाश को डालते हैं, तो प्रकाश के डल जाने से वो अपनी एक चमक उत्पन्न करती है। जब तक वो प्रकाश डलता है बच्चों तो वो चमक उत्पन्न कर रही होगी। तो उस प्रक्रिया को यहाँ पे कहा जाता है प्रतिदीप्ति पदार्थ, और इस क्रिया को कहते हैं प्रतिदीप्ति, या उसका जो गुण होगा आपका ये कहलाता है बच्चों प्रतिदीप्ति। ठीक है, और कुछ पदार्थ आपके ऐसे होते हैं कि जिनपे अगर आप रोशनी को डालते हैं तो कुछ समय बाद तक भी वो रोशनी को बनाए रखते हैं। अगर वहां से प्रकाश को हटा लिया जाता है तो वो क्रिया आपकी कहलाती है बच्चों स्फुरदीप्ति पदार्थ कहलाता है ना। और वो क्रिया आपकी कहलाती है, वो गुण कहलाता है आपका स्फुरदीप्ति। ठीक है, तो कुछ पदार्थों पर जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो वे अवशोषित कर अपेक्षाकृत कम आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पहले एक वॉच आती थी, इसमें एक वाइट रंग का रंग आता था, जिसमें आप धूप में ले जाने के बाद में फिर उसको अंधेरे में लेके आते थे बच्चों, तो ये रोशनी इसमें निकलती थी। ठीक है, तो यह केवल तभी तभी तब तक प्रकाश उत्सर्जित करेगा जब तक उन पर प्रकाश डाला जाता है। तो ये पदार्थ प्रतिदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, और उनका यह गुण कहलाते हैं प्रतिदीप्ति। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों हमारे, कुछ पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जिसमें प्रकाश डालते रहते हैं और डालने से जब उसके प्रकाश को हटा लेते हैं लेकिन वो चमक आपके जो है बच्चों वो बनी रहती है ना। तो आपके कहलाती है स्फुरदीप्ति। ठीक है, तो इसका अध्ययन करते हुए हेनरी बेकलर ने इसका अध्ययन करके हेनरी बेकलर ने बताया कि कुछ पदार्थ स्वतः ही ऐसे होते हैं जो विकिरण माध्यम से उत्सर्जित करते हैं ऊर्जा का, है ना, और फोटोग्राफ प्लेट को प्रभावित करते हैं, फोटोग्राफ प्लेट को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे पदार्थों को उसने बच्चों नाम दिया रेडियो एक्टिव पदार्थ बताया, तथा इस क्रिया को उन्होंने बताया रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिवता। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपके समझ में आ गई। प्रकृति में कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिसपे प्रकाश जब डाला जाता है तो वो चमक उत्पन्न करते हैं। जैसे प्रकाश को हटा लेंगे वो तो चमक आपकी बंद हो जाती है। तो उस क्रिया में वैसे पदार्थ हमारे कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाएंगे, प्रतिदीप्ति पदार्थ। ठीक है, और इस क्रिया को कहते हैं प्रतिदीप्ति। ठीक, और कुछ पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जिसपे प्रकाश डालें तो चमक उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रकाश के हटाने के बाद भी वो चमक आपकी बनी रहती है कुछ समय तक। तो क्रिया आपकी कहलाती है स्फुरदीप्ति। ठीक है, तो चलिए इसके बाद उन्होंने क्या बताया। इसके बाद देखो क्या बताया, सन 1896 में, ये बच्चों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू सवाल में कि बेकलर ने, है ना, ये हेनरी बेकलर ने रेडियोएक्टिविटी के बारे में कब बताया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे 1896 में बताया था। हेनरी बेकलर ने देखा कि यूरेनियम तथा उसके लवणों से कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः ही निकलते रहते हैं जो अपारदर्शी पदार्थ जैसे एल्यूमिनियम में प्रवेश करने की भी क्षमता रखते हैं तथा फोटोग्राफ प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। इन विकिरणों को बैकुलर किरणें भी बच्चों कहा जाता है। ठीक है, चूंकि बैकुलर ने इनके बारे में बताया था इसलिए इन किरणों को बैकुलर किरणें भी कहते हैं, या रेडियो एक्टिव किरणें भी इनको कहते हैं। ठीक है, किसी पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है, तथा ऐसे पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ बच्चों कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं बच्चों आगे क्या है। अब नॉर्मली अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका उत्सर्जन किस तरीके से होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में बच्चों यहाँ पे एक शीशे का बॉक्स रखा हुआ है जिसके एक साइड से दीवार ओपन होगी, बाकी चारों तरफ से दीवार कवर अप होंगी। अब इसमें मान लेते हैं कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ रख देते हैं, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ से कुछ विकिरणें स्वतः ही निकलती रहती हैं, स्वतः ही इसका उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए किस तरह की विकिरणें निकलती किस तरह की नहीं निकलती, तो हमने यहाँ पर दो चीजें अप्लाई करी हैं। एक साइड में यानी कि डायग्राम अगर हम ए को देखते हैं तो मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है। ठीक है, चूंकि प्लस माइनस आप देख रहे हो ये पूरा हिस्सा प्लस का, ये पूरा हिस्सा माइनस का, जहाँ प्लस माइनस आ जाए तो यानी कि यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। और अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक गोला आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि हमने यहाँ पर एक लगाया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या लगाया बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र लगाया है। यहाँ पे क्या लगाया, वैद्युत क्षेत्र लगाया है। ठीक है, और हमने ऑब्जर्व किया कि
जब रेडियो एक्टिव पदार्थ स्वतः ही उत्सर्जित करता है या उत्सर्जित होता है तो उससे कुछ किरणें निकलती हैं। तो कुछ किरणें हमने देखी, ऑब्जर्व किया कि कुछ किरणें बच्चों आपके नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ किरणें आपके पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है और कुछ सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि कुछ नॉर्थ पोल की तरफ मुड़ जाती हैं, कुछ साउथ पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। चूंकि अगर आप इसको जानते हैं बच्चों, इस तरीके से देखेंगे तो आप जानते हैं कि ऊपर नॉर्थ आएगा, नीचे साउथ आएगा। इस तरीके से मान लो कोई जा रही है प्रकाश किरण, तो ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और यहाँ पर ये साउथ की तरफ आ रही है, ये वाली है ना, ये साउथ जा रही होगी और ये वाली बच्चों आपकी नॉर्थ जा रही होगी। इस तरीके से चली जाती हैं। और कुछ किरणें आपके देख रहे होंगे बच्चों आपकी सीधे निकल जाती हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जब भी कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ स्वतः उत्सर्जित होता है, स्वतः विकृत होता है, तो उस केस में वहां से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। अल्फा किरणें नाम दिया, बीटा किरण नाम दिया और गामा किरण नाम दिया। जो नेगेटिव साइड की तरफ मुड़ जाती हैं तो उसको नाम दिया अल्फा किरणें, है ना। जो पॉजिटिव साइड की तरफ मुड़ जाती है उसको नाम दिया बीटा किरणें, और जो सीधे निकल जाती है उसको बोला गामा किरणें। ऐसे यहाँ पर जो नॉर्थ साइड की तरफ मुड़ती है उसको अल्फा, जो साउथ साइड की तरफ मुड़ती है उसको बीटा, और बाकी जो सीधे निकल जाती हैं जिस पर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन किरणों को नाम दिया गया बच्चों गामा किरणें। ठीक है, गामा को बच्चों यहाँ पर उदासीन माना गया है। अब बात आती है कि जैसे अगर आप देख पा रहे हो कि ये वाले जो आपके बीटा वाले पार्टिकल्स थे ये बहुत जल्दी मुड़ गए और जो आपके अल्फा पार्टिकल थे वो थोड़े लेट मुड़े। तो नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, ये जो बीटा पार्टिकल है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बच्चों, आप जानते हो कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। जबकि मास ऑफ अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की तो उसकी वैल्यू होती है लगभग 6.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन्स में आपका अल्फा पार्टिकल थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा भारी है। तो जो पार्टिकल भारी होता है उसको रुकने के लिए, है ना, उसको रुकने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, और जो हल्का पार्टिकल हो वो एकदम मुड़ जाएगा वैद्युत क्षेत्र जैसे आप लगाएंगे, इसलिए तेजी से मुड़ जाते हैं, जबकि इसको मुड़ने में थोड़ा समय लगता है और ये आपके सीधे निकल जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या बताया उन्होंने, रेडियोएक्टिव विकिरणों के प्रकार एवं उनकी प्रकृति। रेडियोएक्टिव विकिरण 3 प्रकार का होता है। ठीक है, वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने विभिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली रेडियोएक्टिव विकिरणों पर वैद्युत, है ना, एवं चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई किया। वैद्युत ये है ना, चुंबकीय क्षेत्र वाला। वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए उन्होंने शीशे की मोटी दीवार वाले एक बॉक्स में थोड़ा सा रेडियो एक्टिव पदार्थ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो आपका रखा है बच्चों, रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। ठीक है, नाम लिख रखा रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, तथा इस बॉक्स में बने छिद्र में से बाहर निकलने वाली रेडियो एक्टिव विकिरणों को 2 विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित प्लेटों के बीच में उत्पन्न स्थिर वैद्युत क्षेत्र से गुजारा। जैसा आप देख पा रहे होंगे चित्र नंबर 1 में या ए में, उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिव विकिरण 3 भागों में बढ़ जाते हैं। एक तो वैद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, दूसरी धन प्लेट की तरफ मुड़ जाती है, और तीसरी बिना मुड़े ही सीधी निकल जाती है। ठीक है, अतः उन्होंने सुझाया कि रेडियोएक्टिव विकिरण 3 प्रकार की होती हैं। पहली विकिरणों को यहाँ पे उन्होंने जो ऋण प्लेट की तरफ मुड़ जाती है बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको नाम दिया उन्होंने अल्फा किरणें। ठीक है, और जो आपकी पॉजिटिव साइड की तरफ मुड़ जाती है उसको बीटा नाम दिया, और जो आपकी सीधी निकल जाती है उसको आपको गामा नाम दिया। ठीक है, तो गामा किरणें बच्चों यहाँ पर कहा जाता है। ठीक, आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि जो कि वैद्युत क्षेत्र में भी जब भी कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर भी एक चुंबकीय बल लगता है जिसकी वजह से वो मुड़ जाएगा। आप जानते हो कि वहाँ पे आपको बता रखा था कि अगर वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण लंबवत गति करता है तो उसका पथ हो जाता है परवलयाकार, जबकि चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण लंबवत गति करता है तो उसका पथ हो जाता है वृत्ताकार। यानी कि स्थिति ऐसे है कि घूमकर एक वृत्त बना लेगा, क्योंकि आवेशित कण है इसलिए इस पर बल लग रहा है। यदि आवेश ना होता तो इस पर कोई बल यहाँ पर काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो जाती है। अगर यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो जाती है तो इसके बाद यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ गुण हैं, आपको इन गुणों को याद करना होगा। ये एग्जाम में बहुत बच्चों पूछे जाते हैं आपसे। क्या कहता है, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों के गुणों की तुलनात्मक अध्ययन, है ना। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा हो गया। तो पहले अगर हम बात करें प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति क्या होती है, तो जो अल्फा कण होता है बच्चों वो द्विआयन हीलियम परमाणु अथवा हीलियम नाभिक होता है। हीलियम जानते हैं आप 2He4 होता है ना, 2He4 होता है। और जो बीटा कण होंगे जैसे मैंने बताया अभी आपको, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गामा किरणें जो होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे यानी कि फोटोन होते हैं। चूंकि आपने पढ़ा होगा
जब चैप्टर नंबर बच्चों आपने 1 पढ़ा था विद्युत चुंबकीय तरंग है, उसमें बताया गया था कि सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 तरह के भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपका गामा किरण आ गया था, जिसमें आपका रेडियो आ गया था, जिसमें आपका माइक्रो आ गया, जिसमें आपका पराबैंगनी आ गया था, जिसमें आपका एक्स किरण आ गया था, जिसमें आपका दृश्य भाग आ गया था। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं आवेश के बारे में, तो इस पर जो आवेश होता है बच्चों हीलियम पर, वो प्लस के 3.2 इंटू 10 के माइनस के 19 कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चूंकि पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया था, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया था, और इस पर आवेश कोई होता नहीं है, शून्य आवेश होता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों द्रव्यमान, जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया था यहाँ पे 6.6, यहाँ बताया था ना अभी आपको लिखवा था कि 6.6 इंटू 10 के माइनस 27 किलोग्राम होता है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो 6.6 इंटू 10 के माइनस 27 किलोग्राम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10 के पावर बच्चों माइनस के 31 किलोग्राम होता है, और इसका द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, शून्य, विराम द्रव्यमान गामा फोटोन का शून्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों। अब चाल देखें अगर, तो उसकी जो चाल होती है बच्चों वो 1.4 इंटू 10 के पावर 7 से 2.2 इंटू 10 के पावर 7 मीटर तक के होती है। इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की चाल का ये लगभग 1/10वां भाग होता है। ठीक है, और ये लगभग लगभग बच्चों आपकी 1% से लेकर 99% तक होती है इसकी जो चाल होती है। और गामा किरणों की जो चाल होती है बच्चों प्रकाश की चाल के बराबर होती है, जो कि प्रकाश, ये जो गामा फोटोन है बच्चों, ये प्रकाश फोटोन है, तो प्रकाश फोटोन की जो स्पीड होती है आपकी जानते हैं कि 3 गुना 10 की पावर बच्चों 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो ये उसी स्पीड से बच्चों आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक, भेदन क्षमता है ना, किसी भी पदार्थ को भेदने की जो क्षमता होती है उसको भेदन क्षमता यहाँ पर कह रहे हैं। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता न्यूनतम होती है, और इसकी अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक होती है, और इसकी बीटा कणों से भी 100 गुना अधिक होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अल्फा कणों से इसकी 10,000 गुना अधिक होगी, यानी 10 की पावर 4 यानी 10,000 गुना अधिक होगी। आयनीकरण क्षमता तीनों में अधिकतम होती है, यानी कि बीटा कणों से ये किसी पदार्थ को आयनीकरण ज्यादा तरीके से, मतलब ज्यादा अधिक तीव्रता के साथ कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं, क्योंकि बीटा कणों से 100 गुना ज्यादा होता है। यहाँ पर इसकी तुलना कम करते हैं गामा किरणों से, या गामा किरणों से 1/100 गुना कम होता है, और ये तीनों में न्यूनतम होता है। ठीक है, यानी कि सबसे कम आयनीकरण जो गामा किरणें ही करती हैं, गामा फोटोन करते हैं। ठीक है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपण, तो विक्षेपण जो होगा वो बच्चों होता है, विपरीत हो जाता है, गामा किरणों में से 100 गुना अधिक विक्षेपण होगा, जबकि ये विक्षेपित बच्चों नहीं होते, ये चूंकि इस पर कोई आवेश होता नहीं है तो ये तेजी से ऐसी सीधी निकल जाती है ना। आपने देखा होगा 100 गुना अधिक तेजी से, तो यानी कि ये तेजी से मुड़ती है, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र हो आपका, चाहे बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र हो, उसमें आपका तेजी से मुड़ जाती है, चूंकि ये हल्की भी होती है। इस दोनों में देख पाएंगे ना कि इसका जो मास है वो 31 माइनस के केजी है, और यहाँ पर 10 के माइनस के 27 किलोग्राम है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपके 7 पॉइंट याद रखने हैं, प्रकृति याद रखनी है, आवेश याद रखना है, एक विराम द्रव्यमान याद रखना है। पूछ लेते हैं कि प्रकृति कैसी होती है, आवेश कितना कितना होता है, विराम द्रव्यमान कितना होगा, चाल कितनी होती है, भेदन क्षमता कैसी होती है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो भेदन क्षमता होगी, इस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं यहाँ पे, कि जो भेदन क्षमता के लिए अगर आप सिंबल बनाए बच्चों यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं गामा की सबसे ज्यादा होगी बीटा से, और बीटा की ज्यादा होगी अल्फा से, तो अल्फा न्यूनतम हो जाता है बच्चों आपका, है ना। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक, आयनीकरण क्षमता के लिए आप ऐसे दिखा सकते हैं, अल्फा ज्यादा होगा बीटा से, और बीटा ज्यादा होगा बच्चों गामा से, जो गामा की आयनीकरण क्षमता न्यूनतम होती है। ठीक है, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में इसका जो विक्षेपण होगा वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से चीजों को याद करेंगे, और ये आपके एग्जाम में 100% इसमें से आपको एक सवाल जरूर बोर्ड के एग्जाम में आ ही जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे चल लेते हैं। अब देखते हैं कि रेडियोएक्टिव क्षय अथवा विघटन, तो रेडियोएक्टिव क्षय या विघटन किस प्रकार यहाँ पे बच्चों आपका होता है। तो जब भी कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ आपका, है ना, रेडियोएक्टिव पदार्थ आपका कोई भी कण निकालता है, अल्फा किरणें या गामा किरणें निकालता है, तो उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। तो रेडियोएक्टिव क्षय की गति को किसी भौतिक अथवा रासायनिक विधि से कम या अधिक नहीं किया जा सकता। जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा कण अथवा बीटा कण उत्सर्जित होता है, तो उसके परमाणु भार तथा
परमाणु क्रमांक बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय हो जाता है और किसी नए तत्व के परमाणु बन जाते हैं। इस घटना को रेडियो एक्टिव क्षय अथवा रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ बच्चों आपका एक अल्फा या बीटा कण निकाल देता है तो एक वो नया तत्व बन जाता है। इस प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाता है रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन। उदाहरण के लिए देखिए, जब बच्चों यूरेनियम के परमाणु से एक अल्फा कण निकलता है तो वो क्या बन जाता है, थ्योरियम बन जाता है। तो यूरेनियम जानते हैं आप 92 U238 होता है, और जब एक अल्फा कण निकलता है बच्चों, अल्फा कण आपका होता है 2He4 होता है, तो ऊपर से 4 नंबर कम हो जाएंगे। जब 238 में 4 कम होंगे तो 234 बचेंगे, नीचे 2 था तो 92 में से 2 कम हो जाएंगे तो 90 बचेंगे, और 90 TH234 जो होता है वो बच्चों थ्योरियम होता है। ठीक है, अब इक्वेशन से आपके इक्वल रहे तो इसलिए आप यहाँ पे एक अल्फा कण यहाँ पे डाल दिए होंगे 2He4, तो देखेंगे 2 और 90 आपके 92 हो जाएंगे। ऊपर देखेंगे 4 + 234 तो 238 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं अगर, तो आगे बच्चों आपसे कहता है कि यदि इस प्रकार बना नया परमाणु भी रेडियोएक्टिव है तो वह भी विघटित होकर एक नए परमाणु में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए थ्योरम जो यूरेनियम के विघटन से प्राप्त होता है भी रेडियोएक्टिव पदार्थ है, यह एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है। अगर यह बीटा कण का एक उत्सर्जन करता है तो ये प्रोटैक्टिनियम के रूप में के परमाणु में बदल जाता है। आप देखेंगे जो आपका बीटा कण होता है बच्चों आपका -K1 बीटा 0 होता है, तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ऊपर तो 234 को 234 रहेगा -1, यानी कि इसमें से एक जुड़ जाएगा तो 90 + 1 91 हो जाएगा, तो प्रोटैक्टिनियम आपका ये बन जाएगा। ठीक है, 91 PA 234, और साथ में बच्चों इसका एक एंटी न्यूट्रिनो कण निकलता है यानी कि न्यू बार। ठीक है, इक्वेशंस में आप ध्यान देंगे, यदि आपका कोई भी एक बीटा पार्टिकल निकलता है तो देन उस केस में आपका एक एंटी न्यूट्रिनो कण भी निकलेगा। ठीक है, विघटन की यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि कोई स्थायी तत्व प्राप्त नहीं हो जाता है। उदाहरण के लिए यूरेनियम परमाणु क्षय होते होते अंत में यह सीसे यानी कि लेड के परमाणु में बदल जाता है। ठीक है, यही सबसे भारी स्थायी तत्व है। ठीक है, सब तभी स्थायी तत्व है। सभी रेडियोएक्टिव तत्व अल्फा या बीटा कणों को उत्सर्जित करके अंत में सीसे में ही बदल जाते हैं। ठीक है, लास्ट का जो आपका पार्टिकल होगा अंतिम रेडियोएक्टिव जो तत्व आपका यानी कि वो लेड है, Pb। ठीक है, रेडियोएक्टिव क्षय वास्तव में एक नाभिकीय प्रक्रिया है जिसमें नाभिक का स्वतः विघटन होता है जिसमें रेडियोएक्टिव विकिरण उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब उसके बाद में अगर आप आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। अब इसके बारे में बच्चों रदरफोर्ड और सोडी ने एक नियम प्रस्तुत किया था, वो क्या बताया था, तो देखिए रेडियोएक्टिव ध्यान देंगे बच्चों। अब इन्होंने क्या बताया था, रदरफोर्ड तथा सोडी ने विभिन्न रेडियोएक्टिव पदार्थों के रेडियोएक्टिव क्षय का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि सभी रेडियोएक्टिव पदार्थों का क्षय पदार्थ में विघटित परमाणु की संख्या के अनुसार होता है, कि कितनी संख्या है कितने समय बाद वो विघटित हो जाएगा उस संख्या के अनुसार होता है। ठीक है, यही रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम भी कहलाता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि किसी क्षण रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं के क्षय होने की जो दर होती है, ठीक है, होने की जो दर होती है पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, कि कितनी संख्या उसमें होगी। ठीक है, तो माना किसी क्षण स्मॉल t समय पर उपस्थित परमाणु की संख्या बच्चों n है तथा t + डेल्टा t का मतलब होगा समय बढ़ा दिया। जब समय बढ़ा देंगे तो संख्या घटेगी, संख्या बढ़ेगी नहीं, संख्या घटेगी। तो इसलिए संख्या घटकर बच्चों n - डेल्टा dn है, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है
कि जैसे समय बढ़ेगा वैसे संख्या घट जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आप देखते होंगे जब आप मोमबत्ती को जला लेते हैं तो जो पूरी आपकी कैंडल होती है, जब उसको जलाते हैं तो कुछ समय होता है ना, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वो कैंडल बढ़ती नहीं है, वो कैंडल आपकी घट जाती है। यानी कि उसकी जो मात्रा होती है बच्चों, वो समय के साथ घटती है, बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ भी आपको इसी तरह का है, तो n-dn रह जाती है। तो परमाणुओं के क्षय होने की जो दर होगी बच्चों, परमाणुओं के क्षय होने की दर क्या होगी बच्चों, माइनस के n माइनस डी एन अपॉन डी टी। क्या होगी बच्चों, माइनस डी एन अपॉन डी टी होगी। रदरफोर्ड वे सोडी के नियम के अनुसार आपने क्या बताना है यहाँ पे, कि जैसे आपको बता दिया कि क्षय होने की जो दर होती है बच्चों, क्षय होने की जो दर होगी या शेष मात्रा जो होगी वो प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होती है ना। अब जैसे इसको हटाने के लिए कांस्टेंट डालते हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे लेमड़ा डाल देते हैं। ठीक है, और लेमड़ा क्या होता है बच्चों, एक नियतांक होता है जिसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्षय नियतांक कहते हैं। और ये भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए बच्चों आपका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, ये भिन्न पदार्थों के लिए बच्चों आपका भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अब जैसे आप देख पाए होंगे बच्चों यहाँ पे कि जब इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका इसका समाकलन, इसी इक्वेशंस को अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो आपका देखिए क्या आ जाता है बच्चों। अब इसके बाद में अगर देखते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या काम करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, है ना। अब जब बच्चों आप समाकलन करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा ये 1/n dn, है ना, बराबर माइनस के इंटीग्रेशन साइन लेमडा dt। ठीक है, तो यहाँ से तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पे इसका तो बन जाएगा log n बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेमडा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका इंटीग्रेशन का dt। ठीक, तो आपका बच जाएगा बच्चों log n बराबर माइनस के लेमडा t प्लस a आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है बच्चों आपके। अब अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो इसके आगे अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ पर बच्चों कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों क्या, कि यदि आपका समय बराबर 0 यानी कि प्रारंभ में चले जाए तो उस केस में आपका बच्चों n क्या हो जाएगा, वो n नोट के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो आप यहाँ रख देंगे log n नोट आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0 जैसे रखेंगे बच्चों 0 हो जाएगा प्लस का a, तो आपका आ जाएगा बच्चों a बराबर log n नोट, है ना। इसको कहाँ रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में यानी कि log की वैल्यू यहाँ बच्चों यहाँ रख दी जाएगी। अब जैसे वैल्यू यहाँ पे आपकी रखी जाएगी तो आपका बच्चों बन जाएगा log n बराबर माइनस के लेमडा t प्लस के log n नोट, और ये n नोट चला जाएगा बच्चों इधर, तो आपका जाएगा log n माइनस के log n नोट इज इक्वल टू माइनस के लेमडा t आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब log कॉमन लेंगे n अपॉन में n नोट, तो माइनस के लेमडा t आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बच्चों आप log हटाते हैं तो दूसरे पक्ष का जो मान होता है बच्चों वो e की पावर में चला जाता है, यानी कि e की पावर आपका चला जाएगा लेमडा t। ठीक है, और यहाँ से आपका n बराबर आपका जाएगा n नोट e की पावर माइनस के लेमडा t। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर इसको इक्वेशंस को कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत किसी तरह की बच्चों आपको, तो आप यहाँ पे इसको कर पाएंगे, है ना। तो ये रदरफोर्ड और सोडी का नियम भी है एक तरीके से यहाँ पर, ये कि n बराबर n नोट इंटू ई की पावर लेमडा टी। यहाँ पे जो लेमडा होगा वो क्षय नियतांक होगा, जो टी होगा आपका वो बच्चों अर्ध आयुकाल होगा, सॉरी पूर्ण समय होगा। ठीक है, एन नोट होगा आपका प्रारंभिक मात्रा और एन होगा बच्चों आपकी शेष मात्रा, जो 30 समय बाद शेष मात्रा रह जाती है। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं अर्धायु। अब नाम से क्या होता है अर्धायु, यानी कि वह समय अंतराल जिस समय अंतराल में कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक मात्रा का घटकर आधा रह जाती है, वह समय अंतराल कहलाता है उसका अर्धायु काल। ठीक है, तो ध्यान देंगे बच्चों आप, वह समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं की नाभिक में जो संख्या है रेडियोएक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। कौन सी, अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु कहलाती है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कैपिटल टी से। स्मॉल टी पूर्ण समय है और कैपिटल टी यहाँ पर बच्चों अर्धायु काल, यानी कि आधा समय, वह समय जिस समय में कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का बच्चों आधा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ बच्चों ध्यान देंगे इस पे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब चलिए बच्चों आगे चल लेते हैं। अब जब बच्चों इसमें आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपसे बोले कि अर्धायु, अर्धायु का मतलब होता है कैपिटल टी। ठीक है, और क्षय नियतांक मतलब लेमडा, इसमें आपको संबंध लेके आना है। ठीक है, तो अपने मान लिया कि माना
टी बराबर 0 पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणु की जो संख्या बच्चों एन नोट, एन नोट यानी कि प्रारंभिक मात्रा होगी। ऑस्मोल टी से हमारे पास कितने बचते हैं शेष मात्रा, वो फॉर्मूला हमारे पास अभी जस्ट हमने निकाला था, एन बराबर एन नोट e की पावर माइनस के लेमडा टी, ठीक है। और यदि अर्धायु कैपिटल टी हो तो अर्धायु कैपिटल टी का मतलब क्या होगा कि जो मात्रा बचेगी आपकी बच्चों वो n/2 हो जाएगी, n0/2, यानी कि शेष मात्रा जो होती है आपकी वो आधी रह जाएगी। और जब आधी रह जाएगी तो जैसे आप यहाँ रखेंगे बच्चों, तो उस केस में आप देखेंगे n0/2 है ना, n की जगह रखेंगे ना, यानी कि अगर मैं इस इक्वेशंस को आपको समझाऊं तो यहाँ से बच्चों आप क्या देखेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पे जैसे आपने इसकी जगह रखा ना n0/2, तो n0 इंटू ई की पावर लेमडा कैपिटल टी आ जाएगा, स्मॉल टी था यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, और यहाँ से बच्चों n0 से n0 कट गया तो 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर लेमडा टी आ जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, तो चूंकि माइनस का तो नीचे जाके पावर ये प्लस की हो जाएंगी है ना, तो आपका आ जाएगा ई की पावर लेमडा टी अपॉन इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब उसके बाद आपको बच्चों करना क्या है, जैसे आपका यहाँ पर ए की पावर लेमडा टी इज इक्वल टू आपके पास 2 आया, तो आपको करना है दोनों पक्षों का बच्चों आपको लॉग लेना है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर जैसे आप बच्चों लॉग लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, लॉग ए की पावर लेमडा टी इज इक्वल टू लॉग 2 है ना। मोस्टली हमेशा ई बेस पे लिया जाता है। तो जैसा आप जानते हैं कि लॉग में फॉर्मूला होता है कि यदि कोई आपके पास में आपको यहाँ दे रखा है लॉग घात पावर के दे रखे, तो पावर आपकी बच्चों पहले जाती है ना। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे जो पावर है ए की पावर लेमडा टी वो पहले लिख ली जाएगी, तो लेमडा टी इज इक्वल आपका जाएगा लॉग ए बेस पे ई इज इक्वल टू लॉग ए बेस पे 2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1, क्योंकि लॉग ई बेस पे अगर ई है तो उसकी वैल्यू हो जाती है बच्चों 1, तो यहाँ पे बचेगा आपका लेमडा टी इज इक्वल टू लॉग ई बेस पे 2, ठीक है। जब क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों तो हमेशा लोग 10 बेस पे निकालते हैं वैल्यू को, है ना। तो अगर इसको 10 बेस पे करना चाहें तो हम कर सकते हैं टी लेमडा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बच्चों 2.3031, 2.3026 आएगा बच्चों, 26 इंटू लॉग 10 बेस पे यहाँ पे फिर बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे लॉग 10 बेस पे 2 आएगा बच्चों यहाँ पे, तो लॉग 10 की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है बच्चों आपकी t बराबर 2.3026 इंटू यहाँ पे आपकी वैल्यू बन जाती है 3010, कितने बन जाती है 3010 अपॉन में बच्चों चला जाएगा लेमडा, और जब इसके आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी t बराबर 0.6931 अपॉन में लेमडा। तो आप देखेंगे आपके पास जो हेडिंग था बच्चों आपका वो क्या था, हेडिंग था बच्चों आपका देखेंगे बच्चों आप, हेडिंग था बच्चों आपका यहाँ पे कि अर्धायु तथा शयनितांक में संबंध, तो आपको देख पाए होंगे आपका जो अर्धायु शयनितांक में संबंध निकल कर आया वो क्या संबंध निकल कर आ चुका है बच्चों आपका यहाँ पे t बराबर 0.0693 अपॉन में लेमडा, तो ये आपका संबंध निकल कर आ चुका है। इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बच्चों आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चल लेते हैं। अब जब आगे चलते हैं बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, तो सक्रियता किस प्रकार से घटती है बच्चों, किस प्रकार समय के अनुसार, देखते हैं क्या चेंज आता है। देखिए किसी क्षण किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की क्षय होने की जो दर होती है उस क्षण उस पदार्थ में उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है, ठीक है। इसे आर से सक्रियता को हमेशा बच्चों आर से दिखाया जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार किसी क्षय पदार्थ के क्षय होने की जो दर होती है, दर जो है उस क्षण पदार्थ के शेष परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमणुपाती होती है। अब मान लेते कि आपके पास जो सक्रियता की जो दर होगी शेष मात्रा जो होगी आपकी n के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे बच्चों यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कि माना किसी क्षण पदार्थ में शेष परमाणुओं की संख्या बच्चों अगर n है तो समय सक्रियता जो हो जाएगी बच्चों आपकी r प्रोपोर्शनल n हो जाएगी, ठीक है। और प्रारंभ में अगर t बराबर 0 मान ले तो परमाणु की जो संख्या होगी बच्चों प्रारंभ में जाएगी n नोट हो जाएगी,
और यदि आपका अर्धायु काल आपका कैपिटल टी हो जाए तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि एक अर्धायु यानी कि आधे एक समय के बाद, एक अर्धायु के पश्चात यानी टी बराबर कैपिटल टी समय पर शेष परमाणु की जो संख्या होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला आपके पास में आ जाएगा n बराबर n नोट बाई टू। एन नोट बाई टू का मतलब क्या है कि पहली मात्रा की आधी, n नोट पहले थी, एक t यानी कि अर्धायु के बाद क्या होगा कि वो आधी मात्रा रह जाएगी। तो आधी मात्रा को बच्चों लिख सकते हैं n नोट इंटू 1/2 की पावर 1। 1 का मतलब होगा कि एक अर्धायु, ठीक है। अब अगर दो अर्धायु की बात करें तो 2t की जगह 2t आ जाएगा। अब जैसे हम दो अर्धायु की बात करेंगे तो इसका अब इसका आधा हो जाएगा। अब जब इसका आधा हो जाएगा तो यानी कि 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, यानी कि जब दो अर्धायु होगी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे पावर आपकी 1/2 ही रहेगी, सॉरी अंदर इसके, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी आपके। अब इसके आगे चलते हैं अगर, तो उसमें आप देख पाएंगे बच्चों यहाँ पे कि 3 अर्धायु की बात करें तो जैसे आपका पीछे आया था ना बच्चों n/4 आ गए, तो 3 के बाद इसका भी आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा n नॉट बाई 8 हो जाएगा, n नॉट बाई 8 हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। तो 3 का मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो 3 पावर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे 3 अर्धायु जैसा आ रहा है। तो उस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि n अर्धायु होगा तो यहाँ पे बच्चों n लिखा जाएगा, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है, और जो आपके पास ये n होगा वो क्या होगा, t बराबर अपॉन में कुल t, मतलब पूरा, तो स्मॉल जो t होगा बच्चों कुल समय को दिखाता है, कुल कितना समय लगा, और जो कैपिटल T होगा बच्चों वो आपका होता है अर्ध आयु। तो अर्धायु इस तरीके से आप यहाँ पे बच्चों निकाल सकते हैं, यानी कि n की जगह आप रख सकते हैं स्मॉल t अपॉन कैपिटल T भी रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार n अर्ध आयु के पश्चात पदार्थ की सक्रियता, ये तो शेष मात्रा होगी। अब शेष मात्रा के बिल्कुल जस्ट इक्वल ये रहता है बच्चों, सक्रियता कितनी हो जाएगी आपके r इजिकल टू r नॉट इंटू 1/2 की पावर n, जहां नोट पदार्थ की प्रारंभिक सक्रियता होगी और n क्या, n नोट क्या होगी, पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा होगी, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। बस आपको ध्यान ये रखना है यदि सक्रियता का जिक्र किया जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो उससे में आप r लगा के चलेंगे, और यदि मात्रा पूछी जाती है, संख्या पूछी जाती है, तो उस केस में आप यहाँ पे n लगा के चलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चल देते हैं। अब जैसे आपसे आगे पूछा जाता है यहाँ पे कि औसत आयु तथा अर्धायु में संबंध। अब औसत आयु क्या होता है बच्चों, अर्धायु काल के व्युत्क्रम को औसत आयु कहते हैं, है ना, अर्धायु तथा औसत आयु। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शयनेतांक का जो व्युत्क्रम होगा यहाँ पे आपका औसत आयु कैसे निकालते हैं। तो अर्धायु क्या होगा बच्चों, आपको यहाँ देखें, जैसे अर्धायु जानते हैं कि t बराबर का निकल कर आता है यहाँ पे 0.6931 अपॉन में लेमडा, ठीक है। तो उसको अलग कर देंगे तो 1 अपॉन, यानी कि शयनेतांक के व्युत्क्रम को ही बच्चों, शयनेतांक का जो व्युत्क्रम है बच्चों आपका, उसी को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, औसत आयु कहते हैं। तो 1 अपॉन लेमडा की जगह यहाँ पे क्या रखा जा सकता है, टो रखा जा सकता है, तो टो रखा जा सकता है। तो इसकी जगह जैसे हम बच्चों यहाँ टो रखेंगे तो ये आपका कहलाता है औसत आयु, ठीक है। टो को बच्चों यहाँ पे क्या कहते हैं, औसत आयु। बस इसके बाद इसको वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, वैल्यू कैसे कैसे निकल कर आएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जाएगा 1.4428 इंटू कैपिटल टी। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है यहाँ पे कि औसत आयु इज इक्वल टू आपका बन जाता है, औसत आयु को आप दिखाते हैं बच्चों यहाँ पे टो से, ठीक है, और अर्ध आयु आप दिखाते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। इंटू में मल्टीप्लिकेशन आपको कर देना 1.4428 से। अगर आप बच्चों ऐसे कर देते हैं तो आप इस तरीके से डेरिवेशन को कर पाएंगे। चलिए अब उसके बाद बच्चों आपको ये कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ से रिलेटिव आपको मात्रक पता होना चाहिए। जैसे इसमें बताया जाता है सक्रियता का जो मात्रक है बच्चों उसको बैकलर भी कहते हैं, ठीक है, जिसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के अन्वेक्षण के नाम पर रखा गया है। तो एक वैक्यूलर बराबर आपका होता है 1 विक्टन पर सेकंड, ठीक है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता के व्यवहारिक मात्रक क्यूरी, है ना, वे रदरफोर्ड हैं जिनके निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर रदरफोर्ड आपको सॉरी क्यूरी आ रहा है, तो क्यूरी को परिभाषित बच्चों किया जा सकता है कि यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 × 10⁻10 विक्टन प्रति सेकंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता बच्चों एक क्यूरी के बराबर होगी। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। एक क्यूरी बराबर कितना जाता है बच्चों, 3.7 × 10 की पावर 3.7 × 10 की पावर 10 विक्टन पर सेकंड या बैकुलर, ठीक है। तो हमारे मैंने छोटे मात्रा जो होंगे मिली क्यूरी होगा, माइक्रो क्यूरी होगा, तो ये आपको संबंध यहाँ पे दिखा रखे हैं, इनको आप यहाँ पे
नोट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अब रदरफोर्ड देखें तो यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 10⁻6 विक्टन प्रति सेकंड हो तो उस पदार्थ की सक्रियता बच्चों क्या होगी, 1 रदरफोर्ड होगी। और 1 रदरफोर्ड बराबर बच्चों क्या जाता है बच्चों आपका यहाँ पर 10⁶ विक्टन प्रति सेकंड। तो सक्रियता के मात्रक होंगे जो एग्जाम में आपसे बच्चों पूछे जाते हैं, तो आपको ये बच्चों मात्रक पता होने चाहिए। ठीक। अगर यहाँ तक बच्चों बात क्लियर हो जाती है आपके, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की आपसे बोर्ड के एग्जाम में सवाल किस तरीके से यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने सवाल आया कि एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु, अर्धायु का मतलब हो गया यहाँ पे बच्चों आपको जो दे रखा है, अर्धायु को दिखाते हैं कैपिटल टी से, यानी कि 30 दिन हो गया। ठीक है। कितने समय बाद यानी कि आपसे स्मॉल टी पूछ लो कुल समय, कितने समय बाद उसके मूल द्रव्यमान का 3/4 भाग क्षय, क्षय का मतलब विकृत हो जाए, है ना। तो शेष कितना बचा, ये तो विकृत हो गया ना 3/4, कितने माना, तो यहां लिख देंगे माना स्मॉल टी समय बाद जो शेष मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, n बराबर एन नोट। एन नोट तो मान लेंगे प्रारंभिक मात्रा हो जाएगी, और इसमें से माइनस कर देंगे 3/4 एन नोट। तो ये 3/4 एन नोट तो विकृत हो जाती है ना। तो शेष कितनी बचेगी, तो शेष आप निकालेंगे यहाँ पे, एन नोट तो आपकी माना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माना प्रारंभिक मात्रा जो होगी आपकी वो एन नोट होगी। ठीक है। तो एन नोट प्रारंभिक होगी आपकी, तो 3/4 आपकी विकृत हो जाती है। तो शेष कितनी बचेगी, इसमें से सॉल्व करेंगे तो 4 एन नोट माइनस के 3 एन नोट बाय 4, तो कितना आ गया, एन बराबर 4 में से 3 के तो 1 बचा, यानी कि एन नोट बाय 4। तो ये शेष मात्रा रहेगी, शेष मात्रा। ठीक है। तो फॉर्मूला आप लगा लेंगे, आपके याद होगा बच्चों, एक फॉर्मूला आया था हमारे पास में, n बराबर एन नोट इंटू 1/2 की पावर n आया था। तो यहाँ पे जब n की वैल्यू बच्चों यहाँ रखेंगे तो n नोट बाई 4 इज इक्वल टू आपका n नोट इंटू 1/2 की पावर n आ जाएगा। तो n नोट से n नोट चला गया, इसको लिख लेंगे 1/2 की पावर 2, इसको लिख लेंगे 1/2 की पावर 2। ठीक है। ठीक है। और जब तुलना करेंगे इसकी कंपेयर, सॉरी यहाँ पर तो n जाएगा नहीं वाला, जब तुलना करेंगे बच्चों घातों की तो क्या आएगा यहाँ पे, n बराबर 2 निकल कर जाएगा। आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो n बराबर बच्चों आपका 2 आ जाएगा। ठीक है। और एक फॉर्मूला बच्चों भाई हमारे पास में आया था कि n बराबर स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी आया था निकल के, तो यहाँ से जब स्मॉल टी निकालेंगे तो n इंटू कैपिटल टी चला जाएगा। इसका मान 2 निकल कर आया, कैपिटल टी का मान आपको दे रखा था 30 दिन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 60 दिन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों कितना है, 60 दिन निकल के इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको कर पाएंगे। चलिए, अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल में बच्चों आपसे कहता है, हमसे इसमें क्या चीज़ पूछ रखी हो, अच्छा एक चीज़ और बच्चों हमसे पूछ रखी है इसमें, हमसे इसमें पूछा कि क्षय नियतांक कितना होगा इसका। अब क्षय नियतांक अगर आपको बच्चों बताना है तो कैसे बताया जाएगा क्षय नियतांक। क्षय नियतांक का मतलब बच्चों क्या आपसे पूछ लिया, यहाँ पे लेमड़ा पूछ लिया, तो फॉर्मूला आपको याद होगा 0.693 अपॉन में टी था, तो लेमड़ा बराबर कितना है 0.693 अपॉन में टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 30, ये दे रखा 30 दिन, है ना। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 30 दिन से तो वैल्यू आपकी बच्चों कितनी निकल कर आएगी, इसको भाग कर लेंगे आप तो आपका निकल 0.0231 निकल के आ जाएगा प्रति दिन। ठीक है। इस तरीके से बच्चों आप क्षय नियतांक यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी तरीके से। चलिए, अगर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है तो अब आगे चल लेते हैं। अब आगे इस सवाल में कहता है बच्चों आपसे कि अर्धायु, अर्धायु का मतलब यहाँ पर आपको दे दिया, आपको कैपिटल टी कितना दे दिया, 8 वर्ष है। ठीक है। तो क्षय नियतांक यानी कि लेमड़ा आपको निकालना है, फॉर्मूला भी जस्ट अभी आपको बताया, लेमड़ा बराबर 0.693 अपॉन में कितना जाएगा आपका, टी चला जाएगा, है ना। तो वैल्यू रखें 0.693 अपॉन में टी की वैल्यू 8 रखेंगे, और जब बच्चों इसको सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करके आपकी वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों 0.0866, कितना निकल कर आएगा 0.866375 प्रति
वर्ष निकल कर आएगा, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है तो अगला सवाल देख लेते हैं। अब अगले सवाल में आपसे क्या आता है बच्चों, ये कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, आप जब सक्रियता की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आर को लिखेंगे। ठीक है, सक्रियता 32 वर्षों में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा की बटे 16 रह जाती है। 32 वर्षों में घटकर, यानी कि आपको कुल समय दे दिया, कितना दे दिया, 32 वर्ष दे दिया। ठीक है, प्रारंभिक मात्रा का घटकर 1/16 रह जाती है, यानी कि शेष रहेगी ना, तो माना प्रारंभिक सक्रियता कितनी होगी बच्चों, वो आर नोट होगी, है ना। प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, टी समय बाद शेष सक्रियता, तो वो आर बराबर कितने दे दिया आपको, आर नोट का 1/16 रह जाती है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे अर्धायु, मतलब कैपिटल टी आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यानी कि आप पहले एन निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या था बच्चों आपके पास में, आर बराबर आर नोट इंटू 1/2 की पावर एन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर नोट अपॉन में 16, आर नोट इंटू 1/2 की पावर एन। आर नोट साम नोट कैंसिल हो जाएगा, 1/16 क्या लिख लेंगे, 1/2 की पावर 4 इक्वल टू 1/2 की पावर एन। तो एन से एन कंपेयर करेंगे घात यहाँ पे, तो आपके एन की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 4 निकल के जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बच्चों आपका, एन बराबर स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ से जब कैपिटल टी निकालना होगा तो स्मॉल टी अपॉन में स्मॉल एन चला जाएगा, ना कि 32/4 जाएगा, तो कट के कितना जाएगा, 8 वर्ष। ठीक है, तो ये इसका अर्धायुकाल होगा। बात समझ में आ रही है ना आपके, तो आपसे अर्धायुकाल पूछा तो आपने अर्धायुकाल निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को सवाल करने होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।